हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी का सेकंड बुक का चैप्टर 3। इसका चैप्टर 2 मैंने कराया है, वो मैं आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, पूर्ववर्ती अनुवर्ती नदियाँ और जलग्रहण और नदी जल उपयोग सीमा और अपवाह द्रोणी और जल विभाजक या जल सांबर और अपवाह प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप है उनमें हम कौन कौन से प्रतिरूप पढ़ेंगे? वर्षाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अब यहाँ पे मैंने और कुछ भी टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो जो ये भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर और जल संभर क्षेत्र के आधार पर। तो जो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर है ये दो भागों में है। ये भी इसलिए है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। और जो जल संभर ये तीन प्रकार का है, जैसे प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु द्रोणी। अब ये भारत के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो भारत के अपवाह तंत्र दो प्रकार के हैं, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जो हिमालय अपवाह तंत्र है वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय जो जितना हमारा भाग समुद्र के अंदर डूबा हुआ है उसके अंदर जितना भाग आता है उसमें से निकलने वाली नदियां हैं। मतलब कि जो हमारे दक्षिण का इलाका है वहाँ की नदियों के बारे में, और हिमालय जो हमारा उत्तर का इलाका है वहाँ की नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियाँ उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो जो प्रमुख नदी है जिनको सब लोग जानते हैं वे नदियाँ हैं, सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, गंगा नदी पढ़ेंगे और उसकी भी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी भी सहायक पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय में है महानदी नदी तंत्र है, गोदावरी है और कृष्णा नदी है, कावेरी और नर्मदा, ताप्ती, लूनी। ठीक है। अब पश्चिम की ओर से बहने वाली छोटी नदियाँ और पूर्व की ओर से बहने वाली छोटी नदियाँ देखेंगे, और नदियों के बहाव की प्रवृत्ति देखेंगे। उत्तर भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति देखेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों की बहाव की प्रवृत्ति देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो एक निर्धारित जल मार्ग से होने वाले जल के प्रवाह को अपवाह, मतलब कि जो जल है वो एक ही दिशा में बहता है एक जगह पर ही, तो उसको अपवाह कहते हैं। और प्रवाह के जाल को, मतलब जो ये अपवाह होता है ये इन सब का जाल होता है जो जिसमें बहुत सारी नदियाँ एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जिस नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल को बहाकर लाती है, मतलब कि जिस जगह से नदी जल को बहाकर लाती है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा अपवाह द्रोणी। तो एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब कि जो एक नदी है, मतलब जो बहुत बड़ी नदी है उसके साथ उसकी छोटी छोटी नदियां जुड़ी हुई हैं, तो उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जल संभर का आकार छोटा होता है। तो ये जल संभर क्या है? तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। देखो, जल संभर जो है उसी को ही जल विभाजक भी कहते हैं। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। आपने अपवाह द्रोणी तो देख ली कि बहुत सारी नदियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो मतलब एक प्रमुख नदी है और जो दूसरी भी प्रमुख नदी है, जब वो लोग अलग होती है जहाँ पे, उसको हम जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। अब हम देखेंगे अपवाह प्रतिरूप। तो एक नदी तथा उनकी सहायक नदियों के विन्यास को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इन्हें विभिन्न प्रतिरूप में बांटा गया है। मतलब कि अपवाह प्रतिरूप का मतलब यही है कि जो नदी है उनका वो दिखने में कैसी होती है, मतलब किस तरह से निकलती है वो सब है। तो जो इसको चार भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो वर्षाकार होती है जो वर्ष की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसमें अपवाह तंत्र वर्षों की शाखाओं के रूप में फैला होता है। मैं ये आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी लास्ट में। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं पूरा। तो देखिए, अरीय प्रतिरूप कैसा होता है? पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलने वाली नदियाँ, मतलब एक पर्वत है उसके चारों तरफ फैल जाएंगी वो नदी निकल कर। जो जालीनुमा है, सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है। मतलब जैसे समकोण होता है, एक नदी सीधी जा रही है उस पर सीधी जाकर ही मिल जाती है वो। और एक है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। सभी नदियां सभी दिशाओं से आकर एक झील या गर्त में गिरती है, मतलब चारों तरफ से नदियां आती हैं और एक गड्ढे के जैसे आकार में गिर जाती है। अब है भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले में है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। तो इसमें यह है दो भागों में बांटा है, जो दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग होता है। मतलब दो अलग अलग हिस्सों में जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है और एक अरब सागर में आता है। अब जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे कौन कौन सा होता है नदियाँ? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो मतलब कि जब बहती हैं 77%, मतलब सबसे ज्यादा जो बंगाल की तरफ गिरती हैं वो 77% नदियां हैं जो सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। अरब सागर की तरफ कम जाती हैं, जो 23% नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती हैं जाकर, जो है सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही व पेरियार, ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। महानदी अपवाहित नहीं होती हैं। ये है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, ये दूसरा आधार है। तो इसमें जो भारतीय अपवाह द्रोणी है वे तीन भागों में बांटी गई हैं। एक है प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु द्रोणी। तो जो प्रमुख नदी है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर मतलब फैली हुई है वो, तो जो 20,000 वर्ग किलोमीटर अधिक फैली हुई है वो तो प्रमुख नदी हो गई। जो 2,000 से 20,000 के बीच में है वो है मध्यम नदी, और जो 2,000 से कम है, मतलब
2000 किलोमीटर कम फैली हुई है, वो है लघु नदी द्रोणी। अब जो प्रमुख नदी द्रोणी है उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती एवं बराक नदियां 14 नदियां पाई जाती हैं, नदी द्रोणियां पाई जाती हैं। मध्यम में कौन कौन से कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि 44 नदी द्रोणी शामिल है इसमें, मध्यम नदी द्रोणी में। लघु द्रोणी में इसमें जो वर्षा से होने वाली नदी है ना वो सब शामिल है। अब है भारत में अपवाह तंत्र, तो इसमें छोटी बड़ी अनेक नदियां पाई जाती हैं। इसमें भारत की सभी नदियों के बारे में बताया गया है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम इनको डिटेल में जानें। तो अब हम देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास भूगर्भिक इतिहास के लंबे समय में हुआ है। मतलब कि जो हिमालय है वो बहुत दिनों से है, मतलब बहुत पुराना है। तो मायोसीन कल्प में, मतलब इस समय में जो मायोसीन कल्प था उसमें लगभग जो 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व, देखो कितना दूर, ये एक विशाल नदी शिवालिक अथवा इंडो बर्मा थी। मतलब इतने करोड़ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी नदी थी जो जिसका नाम था शिवालिक या इंडो ब्रह्मा थी, जो असम से पंजाब तक बहती थी और सिंध की खाड़ी में गिरती थी। तो ये थी नदी। और प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में वह पोटवार पठार दिल्ली रिज में कुछ परिवर्तन हुए, मतलब कि इसमें कुछ बदलाव हुए जिससे इंडो ब्रह्मा नदी 3 भागों में बट गई, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी। मतलब कि जो सिंधु की तरह बहती थी, अभी वो जो इंडो ब्रह्मा थी जिसको शिवालिक भी कहते थे, वो 3 भागों में बट गई थी। अभी वो 3 भागों में कौन कौन सी बटी, वो एक तो सिंध हो गई, एक गंगा हो गई, एक ब्रह्मपुत्र। जो इंडो ब्रह्मा थी वो 3 भागों में बट गई, ये देखो। और ये तीनों बहने लगी एक तरफ, गिरने लगी बंगाल की खाड़ी में, और इनकी सहायक नदियां भी थी इनके साथ। अब देखो, एक मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का क्षेपण हुआ। ठीक है। अब देखो जो हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं, तो मुख्य नदियां हैं जो वो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र। और ये बर्फ के पिघलने में वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है इनमें, और इनमें वर्ष भर जल रहता है। इसलिए ये नदियां 12 मासी भी होती है, क्योंकि एक तो बर्फ भी पिघलती रहती है और बारिश भी होती रहती है, तो इनको पानी मिलता रहता है, ये कभी सूखती नहीं है। ये नदियां गहरे महाखंडों मतलब गार्ज से गुजरती हैं तथा अपर्दन की क्रिया भी करती हैं। मतलब अपर्दन मतलब कि जैसे अब लेके आना बहुत सारा कचरा कूड़ा और फिर उसको छोड़ देना। ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग पर वी आकार की घाटियां बनाती हैं। जो ये नदियां हैं ये हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं वहाँ पर बहती हैं, जिससे समतल घाटियाँ जैसे कि गोखुर झील, बारकट मैदान, गुम्फित वाटिकाएं, मुहाने डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब कि जो बिल्कुल समतल इलाका होता है वहाँ पर इनमें गति तो होती नहीं है, तो जो इनके साथ कूड़ा कचरा होता है वो लोग वहीं पर ही छोड़ देती हैं। हिमालय क्षेत्र में जो नदियों का मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि वो तो ऊपर से तेजी से आती हैं और पता नहीं इधर उधर कहीं भी चली जाती है, तथा मैदानी भागों में सांप की तरह चलती हैं, मतलब कि सर्पाकार होता है, और जिससे ये अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि वो नदी इधर जा रही है और सामने कुछ मतलब आ गया उसके सामने, तो वो दूसरा अपना रास्ता चुन लेंगी। ये नदियाँ युवावस्था में है, मतलब कि ये जवान है, मतलब हमारी भाषा में ये युवावस्था में है और अपर्दन का कार्य भी करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। मतलब जो बूढ़ी हो गई हैं, मतलब कि जो पुरानी हो गई हैं, वो नदियाँ ये सब नहीं करती हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं रही है। जैसे कि कहते हैं ना हमारे जैसे बूढ़े हो जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती, वो बहुत पुराने हो जाती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था मतलब पुराने की, और जो ये है ये युवावस्था में है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मतलब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अब ये देखो, ये यहाँ पर है हिमालय नदियाँ तंत्र के नदियाँ, मतलब जो हिमालय अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। तो उसकी 3 नदी हैं, ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं और इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो अब